हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आपका इंतजार खत्म हो गया है। आज से हम वापस से रीस्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर सिलेबस मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको, जिसमें दो पार्ट बताए थे। पार्ट 1 जिसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस और जो इनकम के 5 हेड है वो इंक्लूड थे। वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं और बहुत सारे कमेंट भी आए कि सर वो रहने दीजिए, पार्ट नंबर 2 स्टार्ट कीजिए, यानी कि उसके आगे स्टार्ट कीजिए। तो उसके आगे मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं और आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इनकम ऑफ अदर पर्सन। इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससीज टोटल इनकम। एसएससी का मतलब टैक्स पेयर। एसएससी मतलब क्या होता है? टैक्स पेयर, जो टैक्स पे करने वाला है, जिसकी इनकम को हम कैलकुलेट करके उसके ऊपर टैक्स लगाने वाले हैं, वो हो गया एसएससी। तो उस एसएससी की जो टोटल इनकम है ना, उसके अंदर किसी और अदर पर्सन की इनकम को इंक्लूड कर देना। भैया, किसी और पर्सन की इनकम को हम हमारे इस एसएससी की इनकम में, हमारे इस टैक्स पेयर की इनकम में क्यों शामिल करेंगे? इससे तो उसका टैक्स बढ़ जाएगा ना, उसकी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों करेंगे? तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। तो क्लबिंग ऑफ इनकम आप जैसे ही समझेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों करते हैं। और उसके बाद में मैं समझाने वाला हूं आपको एक चार्ट। ये बहुत बड़ा चार्ट है, आपको ऐसे यहाँ से दिख नहीं रहा होगा। इसको हम जूम करके पढ़ेंगे तो आपको पूरा चैप्टर एक ही चार्ट के अंदर क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो क्लबिंग ऑफ इनकम क्यों करते हैं। देखो, लोग भी बहुत होशियार है इंडिया के अंदर, है ना। जो टैक्स के लूप होल्स होते हैं उसका फायदा बहुत सारे लोग उठा करके एक्ट, जो इनकम टैक्स एक्ट है या कोई भी एक्ट है, उसके लूप होल्स का फायदा उठाते हैं, उसकी कमियों का फायदा उठा करके बहुत सारे लोग जो है अपना बेनिफिट देखते हैं उसके अंदर। ठीक है, अब टैक्स पेयर जो है टैक्स कम पे करना चाहता है, तो क्लबिंग ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट लेके आए। और इसके अंदर आपका सेक्शन में बता दूंगा आपका कौन सा है। सेक्शन नंबर आपका 60 है, 61 है, 62 है, 63 में ओनली डेफिनेशन है और 64 ये इसमें सेक्शंस लगते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम या इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससी टोटल इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम क्या है? मतलब इनकम को जोड़ना, क्लब कर देना, वो क्या है? तो देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये है मिस्टर ए। कौन है? मिस्टर ए। अब मिस्टर ए की जो इनकम है ना, वो कुछ इनकम उसकी सैलरी से है, कुछ इनकम उसकी हाउस प्रॉपर्टी से है, कुछ उसकी अदर इनकम है ना। हमने हेड तो पढ़े थी, तो ये सब मिला करके जो है उसकी इनकम कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से मिला करके, एक मिनट में पेन चेंज कर देता हूँ। हाँ, जैसे यहाँ से इसकी इनकम है 3 लाख सैलरी की, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इसकी 2 लाख रुपए है, अदर सोर्सेज से इनकम इसकी 5 लाख रुपए है। ठीक है, तो इसकी हो गई इनकम टोटल 10 लाख रुपए। अब हम पुराने स्लैब के हिसाब से चले, क्योंकि हमारा तो असेसमेंट ईयर है 2025-26 और हमारा जो प्रीवियस ईयर होगा वो होगा 2024-25, यानी कि 2024-25 की इनकम पर हम इसमें टैक्स लगा रहे हैं। वैसे जो नया इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है ना, डायरेक्ट टैक्स कोड डीटीसी, उसके अंदर ये असेसमेंट ईयर का झंझट ही खत्म कर देंगे। बट अभी तो है, अभी तो हमारे एग्जाम पर्पज से हमको ये चीजें समझनी होगी। तो इस 2024-25 कल ही तो खत्म हुआ है। 1 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 2025, आज 2 अप्रैल है जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो 2 दिन पहले जो हमारा ईयर एंड हुआ वो कौन सा था? फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो 2024-25 की इनकम पर टैक्स लगेगा 2025-26 के अंदर, यानी कि इस साल 31 मार्च तक हमको पता चल गया इतनी इनकम है। अब उसकी हम कैलकुलेशन इस ईयर में करेंगे, असेसमेंट ईयर में करेंगे। ओके, ठीक है जी। तो इसकी इनकम हो गई 10 लाख, या फॉर एग्जांपल के लिए इसकी हम और इनकम बढ़ा देते हैं, इसको भी 5 कर लेते हैं, तो इसकी इनकम हो गई 13 लाख रुपए। अब हम स्लैब रेट लगाएंगे, आपको पता है, तो मिस्टर ए का अच्छा खासा टैक्स बन जाएगा। अब मिस्टर ए सोच रहा है यार ये टैक्स तो अच्छा खासा बन रहा है, कुछ होशियारी करते हैं। तो ये क्या होशियारी करता है? इसकी जो वाइफ है मिस्टर ए की, मिस्टर ए की जो वाइफ है, ये क्या करता है? जो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है, हाउस प्रॉपर्टी आप समझ गए ना भाई, अपना घर वगैरह किराए पे दिया हुआ होगा, किसी कोई बिल्डिंग वगैरह होगी वो किराए पे दे रखी होगी, और उससे क्या आ रहा है? रेंट आ रहा है, वो 5 लाख रुपए आ रहा है। ठीक है, कोई अच्छी लोकेशन पे होगा तो रेंट अच्छा खासा आ रहा है, पूरे साल का 5 लाख रुपए का रेंट आ रहा है। तो मिस्टर ए सोच रहा है मेरे 13 लाख रुपए टोटल इनकम हो रही है, इसके ऊपर अगर स्लैब रेट लगाएंगे तो अच्छा खासा टैक्स बन जाएगा। तो क्यों ना ऐसा करे कि ये जो हाउस प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मैं इसको अपनी वाइफ के नाम कर दूं। ये प्रॉपर्टी क्या कर दूं? अपनी वाइफ के नाम कर दूं।
और उससे कोई विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, मतलब कोई कंसिडरेशन वगैरह ज्यादा नहीं लिया है, मतलब उसके बदले में कुछ पैसा नहीं लिया है, ऐसे ही उसके नाम कर दिया। ओके, अब वाइफ के नाम तो कर ही सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हो आप, कीजिए। अब वाइफ के नाम तो कर दिया, और अब इसने ये सोचा कि अगर ये जो हाउस प्रॉपर्टी है ये वाइफ के नाम हो गई है, तो ये जो 5 लाख रुपए है ना, ये इनकम उस हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है, ये किसकी इनकम में कैलकुलेट होगी? वाइफ की। तो यहां पर मुझे हाउस प्रॉपर्टी पर 5 लाख रुपए की इनकम शो नहीं होगी, तो मेरी इनकम हो जाएगी 8 लाख रुपए, तो मैं स्लैब से बाहर हो जाऊंगा और मेरा टैक्स लगेगा कम। तो ये टैक्स बचाने के पर्पज से ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है और कोई रीजन नहीं है। तो इस केस में गवर्नमेंट बोलती है आपने अपने वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी, ओके नो प्रॉब्लम, आप कीजिए, बिल्कुल कीजिए आप प्रॉपर्टी, बट इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो ये रेंट रिसीव्ड हो रहा है, कितना रेंट रिसीव्ड हो रहा है? 5 लाख रुपए, ये वाइफ की इनकम नहीं मानी जाएगी, भले ही वो इसकी मालिक बन गई है, मालकिन बन गई है, मालिक तो मालकिन बनेगी ना, मालकिन बन गई है, लेकिन ये 5 लाख रुपीज वापस आपकी इनकम में ही ऐड होंगे और आपकी इनकम वापस हो जाएगी 13 लाख, और इसके ऊपर आपको देना पड़ेगा टैक्स। वाइफ को उस प्रॉपर्टी से रिसीव होने वाली इनकम यानी कि रेंट के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। मतलब जहां पर भी लगे ना कोई बंदा टैक्स बचाने के उद्देश्य से अपनी कोई प्रॉपर्टी या अपनी कोई इनकम अपने स्पाउस मतलब अपना जीवन साथी, जैसे अगर हस्बैंड है तो वाइफ और वाइफ है तो हस्बैंड के नाम कर दिया, तो इसलिए स्पाउस वर्ड ज्यादा चलता है। ओके, तो अपने स्पाउस के नाम, अपनी सिस्टर के नाम, ब्रदर के नाम, सन्स वाइफ के नाम, डॉटर के नाम कर देता है, तो प्रॉपर्टी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो इनकम है ना वो आपकी मानी जाएगी। इसी को बोला जाता है क्लबिंग ऑफ इनकम। अब ये क्लबिंग ऑफ इनकम के ऊपर यहां पर मैंने बहुत बड़ा एक चार्ट बनवाया है, इससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो इस चार्ट में आप देखोगे ऊपर हेडिंग आपको वैसे दिखेगी नहीं, अभी मैं जूम करूंगा तो दिख जाएगी। इसमें इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसेस टोटल इनकम, इसमें टोटल 1 2 3 4 5 पॉइंट है। अब हम 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला आपको चार्ट कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। मतलब ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा इसका आपको, ताकि आप पूरा चैप्टर जो है एक ही चार्ट में कवर कर सकें। एक सेकंड बस, हो गया, अब आपको दिखेगा अच्छे से। अब देखो फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सबसे फर्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, ट्रांसफर ऑफ इनकम, इनकम ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। एसेट ट्रांसफर नहीं करी, ओनली इनकम ट्रांसफर कर रहे हैं, एसेट ट्रांसफर नहीं करी, ओनली इनकम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो उस केस में एसेट तो आपने ट्रांसफर करी नहीं और आप इनकम ट्रांसफर कर रहे हो किसी और को, क्यों कर रहे हो भैया? टैक्स बचाने के ऑब्जेक्टिव से कर रहे हो ना, तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी, आपकी इनकम के अंदर ही उसको क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। ये है आपका सेक्शन नंबर 60, और ये तो बहुत ईजी था। ये देखो यहां पर क्या है कि जैसे ये है मिस्टर, मैं थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल भी दे दूंगा आपको तो थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। सेक्शन नंबर 60 क्या बोल रहा है? एक पर्सन है, हाँ जी भाई पर्सन है एक, बिल्कुल है, हमको दिख भी रहा है। ये पर्सन जो है मिस्टर ए, ये अपनी वाइफ के नाम, मिस्टर ए की जो वाइफ है या उसका स्पाउस है, मिस्टर ए है तो वाइफ हो गया, और अगर कोई फीमेल होती, वाइफ होती तो उसके हस्बैंड के नाम कर देते, तो ऐसे कोई भी हो सकता है ना, इसलिए स्पाउस वर्ड ज्यादा चलता है। अब इसने क्या कर दिया, अपनी इनकम जो है कुछ इसके नाम कर दी, और जिस प्रॉपर्टी से वो इनकम रिसीव हो रही है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, तो भैया आप इनकम इसके नाम क्यों कर रहे हैं? आप टैक्स बचाने के लिए कर रहे हैं। तो ये जो इनकम आपने यहाँ ट्रांसफर करी है ये आपकी इनकम में वापस क्या हो जाएगी? क्लब हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 61। अब सेक्शन नंबर 61 क्या कहता है, देखो थोड़ा सा स्कोर छोटा कर लेते हैं। हाँ, सेक्शन नंबर 61 और हमारा पॉइंट नंबर सेकंड है, वो कहता है इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। ये क्या है सर? समझना, ये है मिस्टर ए, ठीक है। अब मिस्टर ए ने क्या किया, अपनी वाइफ को एक एसेट ट्रांसफर कर दी, या किसी और को कर दी, कोई जरूर थोड़ी है वाइफ को कर दी, मिस्टर बी को कर दी, लो मिस्टर बी को कर दी, किसी और को कर दी।
तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या कर दी, एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ठीक है। अब उस प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर करी है ना वो रिवोकेबल है, बस ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवोकेबल। अब ये रिवोकेबल क्या होता है सर? रिवोकेबल का मतलब हो गया कि उस प्रॉपर्टी को कभी भी मिस्टर बी वापस ले सकता है। मिस्टर बी से मिस्टर ए क्या ले सकता है, उसको वापस ले सकता है कि भैया तुमको अभी मैं ये प्रॉपर्टी दे रहा हूं, इसके ऊपर जो भी इनकम होगी वो तुम्हारी होगी, ऐसा बोला। लेकिन 2 साल 5 साल बाद में ये प्रॉपर्टी मैं वापस ले लूंगा, तो इसको बोलते हैं रिवोकेबल ट्रांसफर है। और या फिर ऐसा बोल दिया भाई ये प्रॉपर्टी जो है ये तुमको मैं दे रहा हूं और इसका 50% जो भी रेंट आएगा वो तुम्हारा और 50% मेरा, तो ये भी रिवोकेबल हो गया एक तरीके का। टैक्स बचाने के उद्देश्य से साफ लग रहा है कि टैक्स बचाने के लिए ऐसा किया गया है, कुछ सालों तक टैक्स बचाना चाहता है, उसके बाद में वो प्रॉपर्टी वापस ले लेगा। तो इस केस के अंदर जो मिस्टर बी को इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम जनरेट होगी वो पूरी की पूरी मिस्टर ए की इनकम में जाके क्लब हो जाएगी, उसमें ऐड हो जाएगी और मिस्टर ए उसके ऊपर टैक्स पे करेगा। सेक्शन नंबर ये 61 है, लेकिन इसी के अंदर सेक्शन नंबर एक आता है आपका 62 और वो है इसका एक्सेप्शन, यस, यानी कि इसका अपवाद है। और उस पे कौन सा सेक्शन लग रहा है, सेक्शन नंबर 62। सर ये क्या है, एक्सेप्शन क्या है? अब समझना, इसको बहुत अच्छे से समझना। मिस्टर ए है, ठीक है, और इसने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी एक ट्रस्ट को। किसको ट्रांसफर कर दी, समझना अच्छे से, ट्रस्ट को कर दी, ठीक है, ट्रस्ट को, कि भैया ये लो प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी मैं इस ट्रस्ट को ट्रांसफर कर रहा हूं। और इस ट्रस्ट को क्यों ट्रांसफर करी, ताकि उस प्रॉपर्टी से जो रेंट रिसीव होता है या उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम जनरेट होती है वो आगे मिस्टर बी को उसका बेनिफिट मिल सके, मिस्टर बी को उसका बेनिफिट मिल सके। अगर ये प्रॉपर्टी रिवोकेबल है तो मिस्टर बी की जो भी इनकम है या ट्रस्ट की जो भी इनकम हो रही है ना, वो किसकी इनकम मानी जाएगी, मिस्टर ए की मानी जाएगी। वो तो ठीक है, वो रिवोकेबल के केस में हो गया। बट ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है जब तक मिस्टर बी की डेथ नहीं हो जाती। मिस्टर बी की लाइफ जितनी है उस लाइफ टाइम या उस लाइफ पीरियड के लिए की जा रही है। अब समझना, ट्रस्ट को क्यों दे रहे, इसको क्यों नहीं दे रहे, इसको नहीं दे रहे, वो बोल रहे प्रॉपर्टी दे रहे हैं ट्रस्ट को, और उस प्रॉपर्टी से बेनिफिट किसको मिलेगा, मिस्टर ए बी को मिलेगा। और कब तक मिलेगा, जब तक मिस्टर बी की डेथ नहीं हो जाती, जब तक जिंदा है तब तक उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इस केस में जो वो इनकम है वो किसकी मानी जाएगी, वो इनकम मानी जाएगी ट्रस्टी की, यानी कि ट्रांसफरी की, क्योंकि इनकम ये ट्रांसफर कर रहा है ना इसको, तो ट्रांसफरी की इनकम मानी जाएगी। हाँ, तो यहां पर इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आ रही है वो किसके बेनिफिट के लिए, मिस्टर बी के बेनिफिट के लिए। और उस प्रॉपर्टी से इस ट्रस्ट को कितने साल तक इनकम होगी, जब तक बी जिंदा रहेगा। जिस दिन बी की डेथ हो गई, अच्छा, बी जब तक जिंदा रहेगा वो इनकम किसकी मानी जाएगी, ट्रस्ट की मानी जाएगी, वो इसकी नहीं मानी जाएगी। बट जिस दिन मिस्टर बी की डेथ होगी उसके बाद में इस ट्रस्ट को उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी वो इनकम मानी जाएगी मिस्टर ए, यानी कि एसएसए की, जिसने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है। आया समझ में? तो ये है इसका एक्सेप्शन, सेक्शन नंबर 62। ठीक, नेक्स्ट आता है फिर हमारा थर्ड नंबर, वो है हमारा स्पाउस इनकम। स्पाउस मतलब मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था, जीवन साथी। अब स्पाउस का मतलब यहां पर जैसे हस्बैंड है तो उसका स्पाउस कौन है, वाइफ, और वाइफ है तो उसका स्पाउस कौन है, हस्बैंड। तो उसकी इनकम की बात चल रही है। अब इसको बहुत अच्छे से समझना, ये वाला पॉइंट, इसमें 3 पॉइंट है टोटल, और यहां सेक्शन नंबर 64, 64, 64 आ जाता है। 3 सेक्शन हमने कर लिए, सेक्शन 60, सेक्शन 61 और उसका एक्सेप्शन सेक्शन नंबर 62। सेक्शन नंबर 63 के अंदर ओनली रिवोकेबल एसेट क्या होती है उसकी डेफिनेशन दे रखी है, तो उसको मैंने वैसे भी समझाई दिया आपको। अब आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर 64, आगे पूरा सेक्शन नंबर 64 ही चलेगा। इसमें आता है आपका स्पाउस इनकम। अब इसमें 3 है, स्पाउस को 3 तरह की इनकम अगर होती है तो वो इनकम किसकी मानी जाएगी, वो इनकम मानी जाएगी जिसने वो इनकम इसको ट्रांसफर करी है, यानी कि एसएससी की।
रेमुनरेशन टू स्पाउस, स्पाउस को कोई रेमुनरेशन मिल रहा है। सर रेमुनरेशन का मतलब समझते हो? रेमुनरेशन का मतलब हो गया कोई सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, कोई कमीशन मिल रहा है। सैलरी बोनस कमीशन, सीबीसी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। सीबीसी क्या एसबीसी, सैलरी बोनस कमीशन, ये रेमुनरेशन होता है। तो रेमुनरेशन मिल रहा है स्पाउस को, जैसे मैं है तो मेरी स्पाउस हो गई मेरी वाइफ, अगर कोई फीमेल है और तो उसका हो गया हस्बैंड, वो मैं समझा ही चुका हूं। तो अगर उसको सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? कहीं वो जॉब कर रही होगी इसीलिए मिल रहा है, तो वो तो उसी की मानी जाएगी ना। हाँ उसी की मानी जाएगी। बट आगे क्या लिखा हुआ है? टू अ स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न, किसी कंपनी से, किसी पार्टनरशिप फर्म से, इन विच इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सर ये क्या है? ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या है, इसको समझना, ठीक है। इसको मैं यहां समझाता हूं आपको एग्जाम्पल से। ये है हमारा मिस्टर ए, ठीक है, और ये है मिस्टर ए की वाइफ। अब मिस्टर ए की जो वाइफ है वो जॉब करती है एक कंपनी में जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। तो एबीसी लिमिटेड में मिस्टर ए की जो वाइफ है वो काम करती है, और एबीसी लिमिटेड उसके बदले में मिस्टर ए की वाइफ को क्या देता है? रेमुनरेशन, यानी कि सैलरी, बोनस, कमीशन। बढ़िया है। तो भाई इसकी इनकम होगी, सैलरी इसने मेहनत करके कमाई है, ठीक है। बट इसकी सैलरी या इसका रेमुनरेशन, इसकी इनकम तब नहीं मानी जाएगी जब मिस्टर ए का इस कंपनी के अंदर हो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अगर मिस्टर ए का इस कंपनी में क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो उस केस में जो भी मिस्टर ए की वाइफ या जो भी उसका स्पाउस है वो इसमें काम कर रहा है और उसके बदले में उसको जो सैलरी मिल रही है, उसको जो रेमुनरेशन मिल रहा है, वो रेमुनरेशन जो है इसकी इनकम में क्लब कर दिया जाएगा, इसकी इनकम में जोड़ के इसके ऊपर टैक्स लगेगा। सर ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है? आइए मैं समझाता हूं आपको। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब होता है कि मिस्टर ए जो है एबीसी लिमिटेड में कुछ पावर रखता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे डिसीजंस को प्रभावित कर सकता है, और मिस्टर ए के पास में इतनी ताकत है कि वो भले ही मिस्टर ए की वाइफ के पास में वो टेक्निक्स, वो क्वालिफिकेशन, वो टेक्नोलॉजी का नॉलेज, एक्सपीरियंस नहीं हो, तो भी वो उसको जॉब लगवा के सैलरी दिलवा सकता है। कुछ लोग होते हैं ना, अपने प्रभाव का यूज करके जॉब लगवा देते हैं, वो वाला मामला है। अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कैसे पता करेंगे? तो देखो, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के बारे में हमारा जो सेक्शन नंबर 64 है और हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है वो भी बोलता है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अगर कोई कंपनी है तो उस केस में कैसे बोलेंगे? अगर उस इंडिविजुअल के पास में और उसके रिलेटिव के पास में, या उन दोनों के पास में टोटल मिलाकर के 20% अगर इक्विटी शेयर है, कितने? 20% अगर कम से कम इक्विटी शेयर है, यानी कि एबीसी लिमिटेड के अंदर मिस्टर ए या उसके रिलेटिव सब मिलाकर के टोटल में अगर 20% इक्विटी शेयर होल्ड करते हैं, तो इनका मतलब उनके पास में 20% इक्विटी शेयर होल्डिंग आ गई, उनके पास वोटिंग राइट आ गया, वो बहुत सारे डिसीजंस को प्रभावित कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस अपना जमा सकते हैं कंपनी में, और हो सकता है उसने अपनी वाइफ को जॉब लगवा दी हो, तो उस केस में वाइफ को जो भी सैलरी मिलेगी वो मिस्टर ए की होगी। ये तो हो गया कंपनी के मामले में। अगर कोई फर्म है तो उस केस में 20% वोटिंग पावर देखा जाएगा, वोटिंग पावर, क्योंकि वहां पर शेयर्स तो होते नहीं है फर्म के अंदर, है ना, तो 20% वोटिंग पावर देखा जाएगा। तो उस केस में हम कहेंगे भी हाँ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, इस वजह से जो है मिस्टर ए ने अपनी वाइफ की जॉब लगवा दी है और उसको सैलरी इसीलिए मिल रही है, बाकी मिस्टर ए की वाइफ के पास में ऐसा कोई एक्सपीरियंस, ऐसा कोई नॉलेज, ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि उसको इतनी सैलरी मिले। तो उस केस में ये सैलरी जो है मिस्टर ए की सैलरी में क्लब हो जाएगी और इसकी इनकम में क्लब होगी और मिस्टर ए उसके ऊपर टैक्स पे करेगा। बट इसका भी एक एक्सेप्शन है जो मैंने ऊपर लिख रखा है। क्या एक्सेप्शन है इसका? रेम्यूनरेशन जो उसकी वाइफ को मिल रहा है उसका भी एक्सेप्शन क्या है? अगर स्पाउस हैज टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन,
भले ही उसके हस्बैंड का या उसके स्पाउस का उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, लेकिन उसकी वाइफ जो है उसके पास में टेक्निकल नॉलेज, डिग्री और वो क्वालिफिकेशन है जिसकी वजह से उसको सैलरी मिल रही है, उतना रेम्युनरेशन मिल रहा है, तो उस केस में फिर उस वाइफ की जो इनकम है, सैलरी है, रेम्युनरेशन है, वो उसके हस्बैंड की इनकम में जाके ऐड नहीं होगी, क्लब नहीं होगी। यहां पर मैं हस्बैंड और वाइफ कर रहा हूं, उल्टा भी हो सकता है, वाइफ और हस्बैंड भी हो सकता है हस्बैंड कहीं काम कर रहा हो, है ना, किसी कंपनी में, और उसको जो है सैलरी मिल रही हो अच्छी खासी, और उस कंपनी में उसकी वाइफ का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, तो वो जो हस्बैंड की सैलरी है वो वाइफ की सैलरी में ऐड हो जाएगी। बट अगर हस्बैंड के पास में क्वालिफिकेशन है, अपने दम पर वो कर रहा है, उसके पास में वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज है, तो उस केस में वो हस्बैंड की इनकम जो है उसकी वाइफ की इनकम में क्लब नहीं होगी। ओके, तो उल्टा भी हो सकता है, इसीलिए वर्ड आता है स्पाउस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया हमारा स्पाउस इनकम का फर्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आता है हमारा सेकेंड, इनकम arising to spouse from asset which is transferred by without adequate consideration। मतलब एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के नाम कोई प्रॉपर्टी इसलिए लिख दी है ताकि उससे जो इनकम आती है वो उसकी इनकम में ऐड नहीं हो और उसको कम टैक्स पे करना पड़े। ओके, या फिर उल्टा भी हो सकता है, एक हस्बैंड अपनी वाइफ के नाम पे इसलिए एसेट ट्रांसफर कर रहा है और कोई कंसिडरेशन नहीं ले रहा है कोई, है ना, विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन। जो मार्केट में डील होती है ना, तो पैसा पे करना पड़ता है, वो पैसा वैसा पे नहीं हो रहा है ना, कोई प्यार दिखाने से कोई उसको हम एक एडुकेट कंसिडरेशन नहीं बोल सकते। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का रीजन यही है कि इनकम जो है ना वो मेरे में नहीं ऐड हो, उसमें ऐड हो। तो उस केस में जो भी इनकम उसको मिलेगी जिसको मैंने विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, तो वो इसकी इनकम जो है मेरी इनकम में शामिल होगी, अगर वाइफ है तो या हस्बैंड है तो। इनकम अराइजिंग, ये अच्छा है, इसको समझना। ये मैंने क्या किया है, ये इनकम अराइजिंग बाय एनी इंडिविजुअल और एओपी, मतलब सर इसका समझना, ये अच्छा है। ये तो डायरेक्ट है, हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉपर्टी दे दी बिना कोई कंसिडरेशन के, बिना कोई पर्याप्त प्रतिफल के, और उस केस के अंदर जो भी वाइफ की इनकम होगी हस्बैंड की इनकम में क्लब हो जाएगी। ये सिंपल है, लेकिन ये थोड़ा सा घुमाया हुआ। इसमें क्या किया, मिस्टर ए है जैसे, उसने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी जो है ना वो किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या किसी और इंडिविजुअल के नाम कर दी, वाइफ के नाम नहीं करिए। हाँ, एओपी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, और जो इंडिविजुअल है या कोई इंडिविजुअल मतलब कोई पर्सन भी हो सकता है, उनके नाम कोई प्रॉपर्टी कर दी। क्यों करी सर, ताकि उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट एओपी और जो भी इंडिविजुअल जिसको मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं उससे बेनिफिट किसको मिल सके, इसकी वाइफ को मिल सके, मतलब इनडायरेक्ट हो रहा है। तो इस केस में भी एओपी और इंडिविजुअल की जो इनकम है वो मिस्टर ए की इनकम में क्लब हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या था, इसका फायदा वाइफ को मिले और फायदा इसको मिल गया और इनकम इसके नाम हो गई तो इसका टैक्स बच गया। तो भैया ऐसा नहीं होगा, टैक्स यहां करना पड़ेगा। अगर सर एडुकेट कंसिडरेशन हो तो, मतलब अगर मैं मार्केट में बेचूं उतना रुपया वापस मिल रहा हो तो फिर ये नहीं होगा, क्लबिंग नहीं होगी, फिर उसी की इनकम मानी जाएगी। ओके, ठीक, तो ये हो गया दोनों पॉइंट। अब आता है हमारा माइनर इनकम। माइनर मतलब ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वो माइनर माना जाता है। अब माइनर जो चाइल्ड है उसकी जो इनकम है ना, माइनर चाइल्ड की जो इनकम है वो सेक्शन नंबर 64 बोलता है वो क्लब होगी उनकी पेरेंट्स की इनकम, क्योंकि 18 साल से कम में तो आपका पैन कार्ड ही नहीं बनता है, तो आप आरओआई कैसे भरोगे, ठीक है, रिटर्न ऑफ इनकम कैसे भरोगे। तो क्लब किसकी होगी, पेरेंट की इनकम में क्लब होगी। अब पेरेंट में किसकी इनकम, हस्बैंड की इनकम में या वाइफ की इनकम में, तो दोनों में से जिसकी इनकम ज्यादा होगी, जिसकी इनकम क्या होगी, ज्यादा होगी, उसमें जाकर उस बच्चे की इनकम ऐड हो जाएगी और उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे अगर वाइफ की इनकम है ज्यादा हस्बैंड के कंपैरिजन, तो उस बच्चे की इनकम जो है वाइफ की इनकम में जाके क्लब हो जाएगी और फिर वाइफ को उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर उल्टा हो तो हस्बैंड को करना पड़ेगा। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, और सेक्शन नंबर अच्छा, इसमें एक्सेप्शन तो बाद में आता है, एक एग्जम्पशन भी है, एग्जम्पशन मतलब छूट भी है। जैसे वाइफ की अगर इनकम में बच्चे की इनकम शामिल कर दी तो वहां पर 1500 रुपए पर चाइल्ड उस वाइफ की इनकम में से लेस हो जाएंगे, एग्जम्पशन के तौर पे छूट मिल जाएगी 1500 रुपए पर चाइल्ड। ओके, इसके अलावा एक्सेप्शन भी है, एग्जम्पशन मतलब छूट होती है, एक्सेप्शन मतलब अपवाद होता है। अब एक्सेप्शन क्या है, अगर उस बच्चे ने वो इनकम अपनी स्किल
टैलेंट या स्पेशलाइज्ड नॉलेज से हासिल की है। जैसे बच्चे होते हैं ना, कोई आप देखते होंगे डांस क्विज कंपटीशन हो गया, डांस कंपटीशन हो गया, सिंगिंग कंपटीशन हो गया, टीवी वगैरह में आप देखते होंगे, और वहां से बच्चे ने कोई प्राइज जीत लिया, कोई है ना, या कोई एडवर्टाइजमेंट में कहीं काम कर लिया, कोई मूवी में काम कर लिया, क्योंकि उसके पास टैलेंट है। तो उस वजह से अगर उसको इनकम हासिल हो रही है तो फिर उस बच्चे की इनकम जो है वो उनके पेरेंट्स की इनकम में क्लब नहीं होगी। या फिर जो चाइल्ड है वो सफरिंग कर रहा है डिसेबिलिटी से, उसको कोई डिसेबिलिटी, वो उसमें कुछ ऐसी कमी है जिससे वो सामान्य जीवन नहीं जी सकता, और इसलिए पेरेंट्स ने उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी लिख दी है और उसको उस प्रॉपर्टी से उसको इनकम आ रही है, तो उस केस में भी वो इनकम क्लब नहीं होगी उसकी पेरेंट्स की इनकम में, उसी की मानी जाएगी। तो ये दो एक्सेप्शन आप याद रखना। लास्ट आता है सेक्शन नंबर 64 के अंदर, इनकम्स ऑफ सन्स वाइफ। कई लोग क्या करते हैं, अपने बेटे की वाइफ के नाम पे कोई प्रॉपर्टी कर देते हैं। अब वाइफ तक तो लोग पहुंच रहे थे, तो उन्होंने बेटे की वाइफ, ताकि मेरी इनकम जो वो कम हो जाए और मुझ पे टैक्स कम लगे। तो इस केस में क्या है, इनकम एसेट, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन। अगर मैं मेरे बेटे की वाइफ के नाम पे, वैसे तो अभी तक मेरा बेटा छोटा है, 4.5 साल का है, उसकी शादी कहाँ हुई होगी, आप अनुमान कर लीजिए कि मैं अभी 60 साल का हो गया तो उसकी शादी तब तक तो हो ही जाएगी, और उसके भी बच्चे हो जाएंगे, ठीक है, मतलब उसकी शादी हो जाएगी, तो उसकी जो वाइफ है, उस वाइफ के नाम पे मैं कोई प्रॉपर्टी इसलिए लिख रहा हूं, मेरी वाइफ नहीं, मेरे बेटे की वाइफ, मेरी बहू के नाम पे इसलिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं ताकि उसके ऊपर जो इनकम आए ना वो उसकी मानी जाए और मेरा टैक्स कम लगे। तो वो उसकी नहीं मानी जाएगी, मेरी इनकम में क्लब हो जाएगी। या फिर इनडायरेक्ट, जैसा वाइफ के नाम पे था इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में क्या, मैं मेरी बेटे की वाइफ के नाम पे तो कोई प्रॉपर्टी नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं किसी और इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन के नाम पर, ताकि उसका बेनिफिट मेरे बेटे की वाइफ को मिल सके, डॉटर्स वाइफ, सन्स वाइफ को मिल सके, सन की डॉटर वाइफ, क्या डॉटर हस्बैंड होगा, सन की वाइफ को मिल सके, उसको बेनिफिट मिल सके। तो इस केस में उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन या इंडिविजुअल जिसको मैंने विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, और उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन को जो भी इनकम मिलेगी वो इनकम मेरी मानी जाएगी, ट्रांसफर भले ही उधर हो जाए, टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा। ओके, तो ये था पूरा का पूरा क्लबिंग ऑफ इनकम। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस और केस लॉज जो है आप अपनी बुक से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि सर आपने बहुत अच्छा किया, हम तो वेट कर रहे थे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके थोड़ा ऊपर उठाएं, ताकि मैं कंटिन्यू आपके लिए इनकम टैक्स के लेक्चर्स कंटिन्यू बेसिस पे लाता रहूं। और मुझे भी एक और मोटिवेशन मिलता है कि देखो यार बच्चे, है ना, बच्चे प्यार दे रहे हैं तो अपन भी अपनी पूरा 100% देते हैं, 100 या 200% देते हैं। ओके, ये जो पीडीएफ है ये फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल सकता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर ये जो चार्ट है जो बोर्ड पे लिखा था वो पीडीएफ मिलते हैं, नोट्स नहीं मिलते हैं। नोट्स का मतलब हो गया जो टाइपिंग वाले नोट्स होते हैं ना, वो टेलीग्राम पे नहीं मिलेंगे, ओनली जो मैं बोर्ड पे पेन से लिखता हूँ वो नोट्स मिलेंगे फ्री में टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं, फी पे करके पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।